नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात, रचना की बात। दोस्तों, हमारे जीवन में रोग या एक्सीडेंट ये सब लगे रहते हैं और जाने न जाने हम चाहें या ना चाहें कभी न कभी हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो इस प्रोग्राम को हमने ऐसा बनाया है कि हम सर्जरी के बारे में कुछ बात करेंगे, उसके एडवांसमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं स्वरचित कुछ पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ। दिल खोल के दिखा दूँ तुझ में अगर सब्र हो, दिल खोल के दिखा दूं तुझ में अगर सब्र हो, अब हाल दिल सुना दूं तुझ पे अगर असर हो। दिल खोल के दिखा दूं तुझ में अगर सब्र हो, अब हाल दिल सुना दूं अगर तुझ पे असर हो। डर है कि जान न निकले मेरी कहीं इसी तरह, डर है कि जान न निकले मेरी कहीं इसी तरह। तू भी संभल के रहना, तू भी संभल के रहना, कहीं तेरा ये ना हशर हो। तो दोस्तों, आज हम अपने शरीर को, अपने दिल को खोल के रखने की बात करने वाले हैं और इस विषय पे हमारे साथ हैं आज बहुत बड़े विशेषज्ञ जो जाने माने सर्जन हैं, डॉक्टर MC मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़े, हम देख लेते हैं सर के ऊपर एक खास रिपोर्ट। जब किसी अपनों की सांसें अटकती हैं, जब उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं, जब जिंदगी और मौत के बीच फासला महज चंद लम्हों का रह जाता है, तब बंद आंखों से पहला अक्स उभरता है, वो है एक डॉक्टर का। मेडिकल साइंस की दुनिया में गुजरे 45 सालों से दिन रात सिर्फ एक ही दुआ मांगने वाले कि उनका कोई भी मरीज जिंदगी की जंग ना हारने पाए। ये दास्तान है उसी मसीहा की, डॉक्टर प्रोफेसर MC मिश्रा यानी महेश चंद मिश्रा की। साल 1988 जब डॉक्टर मिश्रा ने हादसों के सन्नाटे और बेकसूरों के बहते खून के दर्द को अपनी रूह में महसूस किया, वो जानते थे कि तड़पती हुई सांसों को कैसे थामना है, किसी माँ की सोनी होती गोद को कैसे बचाना है। इसी तड़प, इसी जुनूनी जिद ने जन्म दिया एम्स के ऐतिहासिक एपेक्स ट्रॉमा सेंटर को। आज इसी बदलने वाली सोच के लिए पूरा देश इन्हें भारत में ट्रॉमा केयर का जनक कहता है। देश का सबसे बड़ा डॉक्टर BC राय पुरस्कार हो या लंदन और अमेरिका से मिले दुनिया के सबसे बड़े सम्मान, डॉक्टर मिश्रा ने कामयाबी के हर आसमान को छुआ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? वो है एक मरीज की आंखों से छलकते हुए खुशी के आंसू और एक बुजुर्ग के कांपते हाथों से मिला आशीर्वाद। इतनी ऊंचाइयों पर रहकर भी वो हमेशा एक बेहद सरल, सौम्य और भावुक शिक्षक और प्रोफेसर बने हुए हैं। भारत ने जब भी देश की सेहत को सुधारने का सपना देखा, डॉक्टर मिश्रा हमेशा एक मार्गदर्शक बनकर खड़े रहे। डॉक्टर MC मिश्रा ने साबित किया कि एक सच्चा डॉक्टर सिर्फ दवाओं से इलाज नहीं करता, वो अपनेपन से रिश्ते हुए जख्मों को भरता है। देश की लाखों सांसों को सलामत रखने वाले और सीखने, सिखाने और बदलाव के प्रति अटूट उत्साह रखने वाले इस मसीहा को पूरा देश दिल से दुआएं देता है। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पूरे दिल से इन्हें सैल्यूट करता है। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने कैसे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी और कैसे आप इस लाइन में आए? देखिए, मेरा जन्म आगरा के पास एक छोटा कस्बा है जी। अब तो शायद कस्बा नहीं, बड़ा जगह हो गई है वो आज के 2026 में। उसका नाम है टूंडला जी। और ये जो दिल्ली से हावड़ा लाइन जाती है जी, रेलवे की जी, तो वो उस पे जंक्शन है वो एक जी। वहाँ से आगरा के लिए लाइन जाती है और इधर अलीगढ़ के लिए आ जाती है जी जी। तो मेरे पिता वहाँ पे एक रेलवे कॉलेज होता था ब्रिटिश पीरियड में, 1936 में मेरे पिता वहाँ आए थे जी। और हम 8 भाई बहन हैं, सबका जन्म वहीं हुआ। 8 भाई बहन हैं? हम लोग 8 भाई बहन थे। अब तो कम हो गए क्योंकि कुछ लोग अब नहीं है इस दुनिया में जी। और तो वो एक रेलवे कॉलेज हाई स्कूल करके होता था ब्रिटिश पीरियड में जी। और आप ये समझ सकती हैं कि उस समय हाई स्कूल की भी क्या कीमत थी, वैल्यू बहुत ज़्यादा कि उस हाई स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते थे, हेडमास्टर कहलाते थे, उनकी सैलरी 1936 में 600 रुपए थी जी। और मेरे पिता को, वो टीचर थे, उनको 40 रुपए मिलते थे। तो आप समझ सकती हैं कि कितना अहमियत थी एक हेडमास्टर की या प्रिंसिपल की जी। और वहाँ से
फिर उसको इंटरमीडिएट तक ले गए रेलवे वाले जी। और फिर वहीं पे हम सब 8 भाई बहनों का जन्म हुआ। मेरा जन्म 1952 में हुआ जी। और वहीं पे मैं पला बढ़ा और पढ़ाई की टूंडला में इंटरमीडिएट तक उसी कॉलेज में जी। और बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता था, टीचर्स बहुत अच्छे थे हमारे जी। और उसके बाद फिर मैं 1 साल बीएससी पढ़ा आगरा में आके जी। और बायोलॉजी बैकग्राउंड से। बायोलॉजी बैकग्राउंड थी जी। तो नेचुरली फिजिक्स ये अपना बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट थे और फिर चूंकि मेरे बड़े भाई और पहले से ही मेडिकल में चले गए थे, जी। जी। आगरा मेडिकल कॉलेज में थे तो मेरा भी थोड़ा रुझान उस तरफ को हो गया था। तो उस समय क्या कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे? उस समय जो ये नीट तरह का तो कुछ होता नहीं था, उस समय प्री मेडिकल टेस्ट होते थे। जी। जी। और यूपी में उस समय 5 या 6 मेडिकल कॉलेज थे तो सबका अलग अलग होता था। जी। जी। तो उसमें जैसे जिस वर्ष मेरा हुआ उस वर्ष लखनऊ कानपुर का एक साथ हुआ, इलाहाबाद का अलग से हुआ, फिर मेरठ में के लिए मेरा हुआ, मैं मेरठ में आके एग्ज़ाम दिया जी। और उस समय एक नए 2 मेडिकल कॉलेजेस आ रहे थे, एक झांसी में आ रहा था और एक गोरखपुर में जी। 1970 की बात है ये। तो जो मेरठ में मेरा एडमिशन हुआ जी। लेकिन झांसी के लिए हुआ, झांसी उस समय तक तैयार नहीं था जी। तो उसके बच्चों को उन्होंने मेरठ में 1 साल हम लोग पढ़े जी। तो 1971 में हम लोग वहाँ से झांसी शिफ्ट हो गए जी। और फॉर्चुनेटली झांसी नया मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी हमारे जो उस समय फैकल्टी टीचर्स आए वो बहुत नामी ग्रामी टीचर्स थे, कुछ कानपुर से आए, कुछ आगरा से आए और उन्हीं में से एक सर्जन थे, बहुत नामी सर्जन थे यूपी के डॉक्टर असोपा, वो बाद में प्रेसिडेंट भी बने एसोसिएशन सर्जन्स ऑफ इंडिया के। बहुत अच्छे सर्जन थे, मतलब उनके जैसा स्किलफुल सर्जन मैंने बहुत कम ही देखे हैं। मैं भी सर्जन हूँ और जिस तरह से उस समय तो कोई अलग अलग उतनी स्पेशलिटीज़ नहीं थी तो वो बच्चों की सर्जरी भी बहुत अच्छी कर लेते थे, वयस्कों की भी कर लेते थे। उसके अलावा वो हेड इंजरी कोई न्यूरो सर्जन नहीं होते थे तो उस समय, पहले जमाने में कोई स्पेशलिटी टाइप नहीं हुआ करती थी तो वो सारा वही करते थे तो हम लोगों को भी सीखने का मौका मिला और उनसे इंस्पायर होके मैंने फिर शल्य चिकित्सा को अपना उद्देश्य बनाया और आगे चल के उनके अंडर में मैंने हाउस जॉब किया फिर रेजिडेंसी की और उसके बाद फिर इलाहाबाद जाके बेसिकली आपका जो प्रेरणा स्रोत है आपके और जो आपके आइडियल हैं वो आपके वो गुरु की तरह ही थे वो और बहुत ख्याल भी करते थे वो लोग बिल्कुल माता पिता की तरह। आज की डेट में क्या एक नॉर्मल सर्जन को ये सब सर्जरी करने को मिलती है कि आप ब्रेन सर्जरी भी कर लो, आप ब्रेस्ट सर्जरी भी कर लो, आज की डेट में क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है? नहीं, अब तो देखिए बहुत समय बदल गया, इस बात को आधा शताब्दी हो गई जी। आप अगर देखें उससे भी ज्यादा हो गई। हाँ जी। 1970 में मेरा एडमिशन हुआ था मेडिकल कॉलेज में जी। और आप समझिए आज 2026 हो गया जी। तो 50 और 56 वर्ष हो गए तो आधी शताब्दी से ऊपर हो गया। तो अब तो बहुत बदल गया। अब तो उसी जनरल सर्जरी में भी कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा है, कोई कोलोरेक्टल सर्जरी कर रहा है, कोई ब्रेस्ट का अलग से कर रहा है। आपके हिसाब से क्या ये सही बदलाव है या फिर कहीं इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? अगर हम पेशेंट के हिसाब से देखें, रोगी के हिसाब से देखें तो ये अच्छी बात है क्योंकि जो हम अगर एक छोटे एरिया में कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें हम रिजल्ट अच्छे देते हैं, एक्सपर्टीज ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाती है और हम उसमें नतीजे अच्छे दे सकते हैं जी। पर आपके हिसाब से क्या हमारे लिए जो ये नैरो अभी डोमेन्स हो गए सबके, हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इंडिया में आज की डेट में इस सब के लिए? मैं ये कहूँगा कि जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उसमें तो पर्याप्त है जी और वहाँ पे मैं कहूँगा ज़्यादा ही हैं। आप जैसे दिल्ली एनसीआर का ही उदाहरण ले लीजिए कि जिसको मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की बहुतायत है जी। और हर कॉरपोरेट हॉस्पिटल को और ज़्यादा रोगी चाहिए अपने को सस्टेन करने के लिए जी, जी, जो समस्या है वो सरकारी क्षेत्र में है या पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहते हैं जी। वहाँ पे अभी दिक्कत है। जैसे नए एम्स भी खुल रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा 26 करीब नए एम्स हो गए हैं जी। और उन एम्स में फैकल्टी नहीं मिल रही है। तो 26 जो हमारे एम्स हैं ये क्या पूरे भारत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं?
हाँ, मतलब लगभग हर राज्य में अब तो एक एम्स हो गया है जी। कुछ एक आध राज्य को छोड़ दें, और किसी किसी में तो दो दो भी हैं। और इन सभी एम्स में सारी स्पेशलिटीज अवेलेबल हैं? सब तो उतनी तो नहीं है जितनी एम्स दिल्ली में है। ओके। एम्स दिल्ली में तो अब हमारे पास लगभग 60 स्पेशलिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। जी। बाकी जगह धीरे धीरे डेवलप होंगे और तो संस्थान इस केस में जैसे कि मान लीजिए एक जनरल सर्जन है आज की डेट में जो है, और बाय चांस उसके पास कोई ऐसा केस आ जाता है सर्जरी का जो कि उसका एरिया नहीं है, मतलब मान लीजिए कोई सर्जरी आ जाती है रिलेटेड टू मे बी जीआई ट्रैक के लिए आ जाती है या रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए जाती है, तो क्या वो जनरल सर्जन उसमें इंटरफीन कर सकता है? क्या वो उसको कर सकते अलाउड हैं, है? वो कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम ये मेरे सहयोगी अच्छा करते हैं तो हम उनको रेफर कर देते मान हैं। लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी तो फिर इमरजेंसी है जी। उसमें तो लाइफ सेविंग है जी। उसमें फिर ये बात नहीं आती, और उसमें कोई ऐसा डेमोक्रेटाइजेशन भी नहीं है उसका। तो आप अगर जान बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं ओके। तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मेडिको लीगल कोई बार नहीं है उसमें करने जी, में। जी, जी। तो जैसे आपकी आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है वो लेप्रोस्कोपी में है, और कैसे आपने जो है जनरल सर्जरी से लाइक ओपन सर्जरी से कैसे आपने पे शिफ्ट किया, और आपको क्या लगता है कि ये शिफ्ट बहुत अच्छा है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये क्या बेहतर है एक पेशेंट के लिए? रचना जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बड़ा दिलचस्प है ये प्रश्न और इसका उत्तर। जी। देखिए 1988-89 तक सब ओपन होता था। उससे पहले 1985 में एक जर्मन सर्जन उन्होंने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इस विधि से किया। ओके। और उनसे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो गई जी। और उनको जेल हो गई। अच्छा। ही वॉज इम्प्रिजन्ड ओके। जर्मनी में। फिर 2 फ्रेंच सर्जन्स ने इसी विधि से लेप्रोस्कोपी विधि से गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया 1987 में, और उसके बाद उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो में, और वो वीडियो लेके वो अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस में गए जी। और उन्होंने कहा हम ये दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिल रही थी वो दिखाने की। अच्छा। कि इतना बेकार गप कर रहे हो तुम, कुछ नहीं है इसमें। खैर उन्होंने जब थोड़ा सा इंसिस्ट किया तो उनको एक साइड के कमरे में, जैसे कई सेशन चलते होते हैं ना कॉन्फ्रेंस में, जी। तो एक साइड के कमरे में उनको कहा अच्छा वहाँ पे दिखा दीजिए। वो दिन है और आज का दिन। जी। लेप्रोस्कोपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बाद से तो ऐसा वाइल्ड फायर जैसे कहते हैं, जैसे जंगल में आग फैलती है, लेप्रोस्कोपी उस तरह से फैली। जी। और चूंकि एक स्टेलमेट सा आ गया था, एक ठहराव आ गया था जनरल सर्जरी में, तो वो ठहराव से एकदम से लोगों की दिलचस्पी लेप्रोस्कोपी की तरफ, थोड़ा ग्लैमर भी इससे अटैच था लेप्रोस्कोपी से, लेकिन खर्चीला था उस समय, इक्विपमेंट भी महंगा था, और इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो हम लोगों ने एम्स में सबसे पहले, सरकारी अगर संस्थान हम कहें तो एम्स में हमने सबसे पहले, एम्स दिल्ली में लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया 1991 में, और उस गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में 7 घंटे लगे। उस समय कैमरा नहीं था। वो टेलीस्कोप पे लगाने के लिए, जिससे हम स्क्रीन पे देख के करें। तो उसके बाद कैमरा भी आ गया, फिर हम स्क्रीन पे देख के करने लगे, तो ऑपरेशन का टाइम कम से कम होता चला गया। उस समय के मुकाबले आज लेप्रोस्कोपी कितना सस्ता हो गई है, कितना रीचेबल हो गई है? अब तो भारत में भी उसके इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बहुत कम हो गई, और अब हमारे टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी ट्रेनिंग भी उपलब्ध है। तो वो हमारे समय में तो कोई ट्रेनिंग थी नहीं। तो मैंने पर्सनली जब पहली गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया लेप्रोस्कोपी से, तो हमने एक वीडियो कैसेट जो रिकॉर्डिंग है, वो एक सर्जन आए थे बाहर से, सिंगापुर से, वो एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने वो दिखाया था, और वो आप समझ सकती हैं कि वो 15 मिनट का वीडियो था। अच्छा। आज किसमें पेशेंस होगी वो 15 मिनट का वीडियो देखने की। वो वीडियो मैंने पहला ऑपरेशन करने से पहली रात कम से कम 10 बार देखा होगा। बिल्कुल। करने के बाद, उसके बाद मुझे करीब 4 घंटे लगे करने में, और उसमें कैमरा नहीं था, तो मैं जैसे उसमें से देख के और दोनों हाथ से कर रहा था। तो क्या रिस्क मतलब लेप्रोस्कोपी में ज्यादा होती है जोखिम, या फिर नॉर्मल ओपन सर्जरी में ज्यादा होती है? रिस्क दोनों में बराबर है। मतलब
दोनों हो सकती है, तो उसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। तो ऐसी कौन प्रिकॉशंस, सी चीज है जो पेशेंट्स को ये मतलब अट्रैक्ट करती है कि हम लेप्रोस्कोपी की तरफ जाएं? लेप्रोस्कोपी के इतने फायदे हैं कि देखिए, एक तो बड़ा कट नहीं लग रहा है। पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता था तो पूरा एक बड़ा सा इंसिजन यहाँ हम लगाते थे, या तो ऐसे लगाएंगे या ऐसे लगाएंगे जी। और उसका दर्द ही बहुत होता है, मोबिलिटी में फर्क पड़ता है। उसके अलावा उसका इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो जाता है, वुंड डेहिसेंस, वुंड पूरा जुड़े नहीं ठीक से, उसमें से हर्निया बनने का रिस्क रहता है। और फिर ब्लड लॉस होता है, उसकी रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये सारी समस्याओं को लेप्रोस्कोपी ने समाप्त कर दिया। ब्लड लॉस भी कम हो, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में जब भी हम जाते हैं अंदर तो मैग्नीफाइड दिखता है हमको, तो उससे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए ओरिएंटेशन होना जरूरी है। बट एक बार ओरिएंटेशन आपका हो गया, फिर आप लेप्रोस्कोपी ओपन करना नहीं चाहते हैं फिर जी। इतना वो हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को आज भी अगर लेप्रोस्कोपी में कुछ समस्या आ रही तो हम लोग अभी कन्वर्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं जी। तो ओपन तो हमारी माँ है सर्जरी की जी। तो उसमें कोई समस्या नहीं होती बिल्कुल। और एक और टर्म होती है रिकंस्ट्रक्शनल सर्जरी, ये कैसे रिलेटेड है ओपन सर्जरी से और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ज्यादातर प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जी। और वो बेसिकली माइक्रोस्कोप में, उसमें माइक्रोस्कोप ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। मिनिमल इन्वेजिव उतना नहीं होता है वो जी। लेकिन उसमें माइक्रोस्कोप इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बड़ा फाइन काम करना होता है। आपको वेसल्स को जोड़ना है। अच्छा। जैसे फ्लैप उठाया हमने, कोई वुंड नहीं हील हो रहा है, उसको कवर करना है, तो कोई फ्लैप कहीं से उठाएंगे शरीर से, उसकी जो आर्टरी और वेन है उसको कहीं पे जोड़ना है, तो वो माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके उसको जोड़ते हैं, तो उससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो आज की डेट में जैसे एआई और रोबोटिक्स का ज़माना है, तो आपको क्या लगता है कि रोबोटिक्स के साथ, एआई के साथ, क्या लेप्रोस्कोपिक जो हमारी सर्जरी है, क्या ये और बेहतर हो जाएगी? रोबोटिक्स का मैं थोड़ा सा इसमें लोगों के, आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा, रोबोटिक्स की एक हाइप है। रोबोटिक्स जो आया वो बना था, यूएस डिफेंस फोर्सेस ने इसको डेवलप किया था रोबोटिक टेक्निक को। और उनका जो उद्देश्य था कि जो उनके स्पेस मिशन जाते हैं, कोई मून पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये था उनको कि कभी किसी को ऊपर जरूरत पड़ जाए, स्पेस में गए हुए एपेंडिसाइटिस हो जाए किसी को, तो उसका अगर ऑपरेशन वो पृथ्वी पे बैठ के कर दें। अच्छा। इसलिए वो डेवलप किया गया था, लेकिन उसमें तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो रोबोटिक्स का मैं ये कहूंगा कि कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनमें रोबोटिक का जरूर लाभ है, लेकिन अधिकतर जो आजकल एक हाइप हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, लोगों को रोबोटिक के नाम पे जो थोड़ा सा हाइप होती है, तो रोबोटिक का पेशेंट को कोई एडवांटेज नहीं है। अच्छा। इन मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का है या हर्निया का है, उसको अगर कोई सर्जन या हॉस्पिटल में ये कह रहा है कि मैं रोबोटिक्स से कर दूंगा, पेशेंट को उसका कोई लाभ नहीं है। वो डॉक्टर, ये मशीन डॉक्टर के कंफर्ट के लिए है कि मैं आराम से कुर्सी पे बैठा हूँ और ऑपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो रोबोट होते हैं वो ज्यादा प्रिसाइज इंसिजन लगा सकते हैं, ज्यादा प्रिसाइज सुचरिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि और शुरू में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं इसमें। अच्छा। क्योंकि लोगों का एक्सपोजर नहीं है लेप्रोस्कोपी का, और वो रोबोट बैठ के सोचते हैं मैं कर लूंगा, वो संभव नहीं है। अच्छा, रोबोटिक भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है बेसिकली जी। उसकी माँ तो लेप्रोस्कोपी है ना, रोबोटिक असिस्टेंस ले रहे हैं हम कंसोल पे बैठ के, कि इंस्टेड ऑफ आई एम इन ऑपरेशन थिएटर, मैं कंसोल पे बैठा हूँ। ऑपरेशन थिएटर में बेहोश है मरीज, उनकी टीम वहां पे है, उन्होंने पोर्ट डाले हुए हैं, ये केवल वहां से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट रोबोटिक इज ऑल अबाउट। तो ऐसा नहीं है कि वो रोबोट उसको ऑपरेशन कर देगा, उसके पीछे भी आदमी का होना जरूरी है। वो आदमी का ही रहेगा। हाँ, उस केस में वो रोल तो रहेगा ही। तो जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल कंडीशन आती है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक डैमेज कंट्रोल सर्जरी की जाती है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी के समय मतलब डॉक्टर किस तरह से एक्शन लेता है, कि उसके दिमाग में क्या चलता है कि भाई ये पेशेंट अभी एक्सीडेंट का आया है, इसको मरने से बचाना है, तो किस तरह से उसको जो एक्शन लिया जाता है इसके लिए? ये टर्म आपको कैसे पता लगी? मैंने इंटरनेट पे सर्च करी। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, डैमेज कंट्रोल सर्जरी। और ये ट्रॉमा में तो बहुत एप्लीकेबल है ही, कई बार ये दूसरे ऑपरेशंस में भी एप्लीकेबल हो जाती है। तो डैमेज कंट्रोल सर्जरी, डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन,
ये बहुत महत्वपूर्ण एक अप्रोच अब हो गई है। जैसे किसी को बुलेट वुंड हुआ, गोली लगी, ब्लीडिंग हो रही है बहुत सारी, तो अगर अब हम उसको लिवर में बुलेट चली गई है, लिवर से ब्लीडिंग हो रही है और हम कहें कि हम इसको कंट्रोल करेंगे ब्लीडिंग को, तो हो सकता है उसमें 6 घंटे लग जाए और फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो, ब्लड लॉस होते ही चला जाए, तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी और उसको दूसरे कोएगुलेशन पैरामीटर्स उसके खत्म हो जाएंगे, तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। तो उसमें हम लोग कई बार ये करते हैं कि उसको ब्लीडिंग को पैक करके बंद प्रेशर लगा देते हैं। एक तो ये कर देते हैं। दूसरे, कई बार इतनी मेजर जब इंजरीज होती हैं उसमें कई बार इंटेस्टाइन इंजर हो जाती है, बाउल लूप, तो उस समय चूंकि पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी उसका कम होता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फिर उन कॉम्प्लिकेशंस में चला जाएगा जिससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो उनको कम करने के लिए उस समय हम कोई आंतों को नहीं जोड़ते हैं, उनको केवल बांध के छोड़ देते हैं और फिर जब पेशेंट का कोएगुलेशन प्रोफाइल ठीक होता है तो फिर दूसरी बार जाके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर उसको हम रिस्टोर करते हैं। जब पेशेंट की फिजियोलॉजी, जब फिजियोलॉजी से मतलब है पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, पेशेंट का पल्स ठीक हो जाए, पेशेंट के जो कोएगुलेशन है ब्लड का पैरामीटर्स वो ठीक हो जाए, तब वो सर्जरी एक ऑप्टिमल टाइम पे करते हैं। तो उसमें डैमेज कंट्रोल में हम टाइम गेन करते हैं, मिनिमम करके उस समय जो जान बचाने के लिए मिनिमम है वो उस समय कर देंगे कि भाई ब्लीडिंग अगर हो रही है लिवर से तो उसको हम किसी तरह से कंट्रोल करेंगे या पैक कर देंगे। इन्फेक्शन फैल गया या बिल्कुल इसका पूरा खतरा होता है, इसीलिए प्रोलॉन्ग अगर होगा 6 घंटे की सर्जरी और 2 घंटे की सर्जरी, तो अगर आप डेफिनेटिव रिपेयर करना चाहेंगे तो उसमें 6 घंटे 8 घंटे लगेंगे, तो सेप्सिस का भी डर रहता है। तो उसको मिनिमम टाइम में आप उसको ब्लीडिंग को रोक दें, कंटेमिनेशन को रोक दें जो गट की वजह से हो रहा है, या कोई मेजर वेस्कुलर इंजरी है उसको भी एनास्टमोज ना करें बल्कि उसको ब्रिज कर दें जिससे सप्लाई बनी रहे ब्लड की, और फिर जाके आप उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब पेशेंट का यूरिन किडनीज काम करने लगे, पेशेंट ठीक रहे, होश में आ जाए, बातचीत करने लगे, तो पता लग जाता है वो। तो उसको एक ऑप्टिमल टाइमिंग पे जाके 48 आवर्स में 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम लोग वो पैक्स निकालते हैं और उसके बाद जो भी कुछ और सफाई करनी होती है वो करके और फिर इस तरह से आउटकम जो है पेशेंट के बेटर हो जाते हैं। ये इवन कॉम्बैट ट्रॉमा में जो ये हमारे जो फौज लड़ती है वहाँ पे इसका रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे तो ये कोई माइन ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पर किसी ने मिसाइल इंजरी हो गई, बहुत हाई वेलोसिटी गन शॉट होते हैं वहाँ पे, ये जो AK-47 वगैरह से होते हैं। इसी तरह से एक पेशेंट था जो जम्मू में टेररिस्ट से उनके वो एनकाउंटर हो रहा था, तो किसी ने उसको बहुत क्लोज रेंज से AK-47 राइफल से हिट कर दिया और उसके लिवर में लग गई गोलियां। उसका 3-4 ऑपरेशन तो वहीं उधमपुर में हुए कमांड हॉस्पिटल में, और उसका ब्लड लगभग उसको 30 यूनिट ब्लड दिया उन्होंने वहां पे, 30 यूनिट, और उसके बाद भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो उसको पैक करके हमने उसको एयरलिफ्ट किया, ट्रॉमा सेंटर में हम लेके आए उसको, और फिर जब उसका कोएगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल हुआ उसके बाद हमने पैक निकाले और पैक निकाल के ड्रेन वगैरह डाल के उसको फिर वो ठीक होने लगा। लेकिन फिर उसकी कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो लगभग 12 ऑपरेशन हमने किए उसके, लेकिन वो फाइनली घर गया चल के, वरना अनथिंकेबल था कि AK-47 इतनी क्लोज रेंज से लगने के बाद किसी का जीवित रहना लगभग असंभव होता है। तो क्या आपके जीवन का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था या इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आपने करी है? इससे भी हुए, लेकिन हाँ ये एक अपने में बहुत सुखद अनुभव देता है कि जो इंजरी को हम सोचते नहीं है कि कोई बच जाएगा और वो बच के चला जाए, चल के चला जाए हॉस्पिटल से, तो इस तरह हम लोगों को इससे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, टीम को भी मिलता है, हम लोगों को भी मिलता है। और जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैंने आज बताया, और ये बात तो है काफी 10 साल पहले की जी। तो जैसे कि आपने अब तक कौन सी सर्जरी ऐसी करी जिसको बहुत सबसे लंबे समय तक चली हो? कितनी लंबी सर्जरी आपने अब तक करी है? ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग विपल्स ऑपरेशन कहते हैं। विपल्स, ओके। पैंक्रेटिको ड्यूडेनल रिसेक्शन, उसमें पैंक्रियाज
का आधा पोर्शन निकालते हैं। ओके। ड्यूडेनम एक छोटी आंत होती है जिसमें खाना हमारा जब स्टमक से जाता है वहाँ, वो उसको निकालते हैं। और उसमें थोड़ा स्टमक का पार्ट निकलता है, थोड़ा लिवर से जो बाइल आ रहा है इंटेस्टाइन में उसको भी काटना पड़ता है। किस कंडीशन में होता है ये होता है, एक कैंसर होता है जो पैंक्रियाज का, या पैंक्रियाज के साथ में एक ड्यूडेनम का भी हो सकता है, बाइल डक्ट का भी हो सकता है। एक वहाँ पे जहाँ से बाइल जिस नली से निकलता है उसके मुंह पे भी एक कैंसर होता है। तो इन 4 कैंसर्स के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। और ये जब जनरल या जीआई सर्जरी जिसको भी हम माने, ये मोस्ट मेजर ऑपरेशन कहलाता है। और ये इसमें 6 घंटे भी लग सकते हैं, इसमें 8 भी लग सकते हैं, और आजकल 3 घंटे में भी हो जाता है, जो कि टेक्निक्स अच्छी आ गई हैं। एनर्जी सोर्सेज टू कंट्रोल ब्लीडिंग बहुत अच्छे आ गए हैं। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, तो आउटकम बहुत अच्छे हो गए हैं अब। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे कि हमने सर्जरी करते वक्त ब्रेक लिया हो, कि डॉक्टर ब्रेक भी ले सकते हैं थोड़ा मोड़ा? हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा किस कंडीशन में? जैसे इसी ऑपरेशन में जैसे रिसेक्शन हो गया, हमने निकाल दिया जो कैंसर, उसके बाद उसको थोड़ा पैक करके सबसे कह दिया भाई थोड़ा बारी बारी से आप लोग जाके अपना थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए, थोड़ा कुछ खाना है तो खा के, और फिर आधे घंटे में फिर हम लोग रीअसेंबल हो गए और शुरू कर दिया। तो प्रोलॉन्ग ऑपरेशन में ये हम लोगों ने किया है और करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक फटीग डेवलप होने लगता है जो सर्जन है उसमें, और ये भी एक्सपीरियंस से सीखता है। लेकिन आजकल तो और अच्छा हो गया है कि जैसे एक हमारे प्रोफेसर ही थे, एम्स में ही थे, प्रोफेसर धवन, तो वो जब भी विपल्स ऑपरेशन रखते थे तो मुझको भी बुला लेते थे। मैं लेक्चरर था, वो प्रोफेसर थे, हेड थे, और वो रिसेक्शन करके फिर वो निकल जाते थे सर्जरी से, और रिकंस्ट्रक्शन मैं कर देता था। अच्छा। और ये प्लास्टिक सर्जरी में तो ये बहुत होता है, हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जन्स के साथ मिलके करते हैं। कैंसर के बहुत ऑपरेशन इस तरह से प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलके होता है, जिसमें रिसेक्शन हमने कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट प्लास्टिक सर्जन करता है। ये प्लास्टिक सर्जरी को प्लास्टिक सर्जरी कहते क्यों हैं? इसका नाम प्लास्टिक क्यों है? क्योंकि आप उस शरीर को की शेप मेंटेन कर रहे हो जी, प्लास्टिक सर्जरी से। ओके। तो अभी जैसे हम सभी के जीवन में जो सबसे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल काल रहा है, कोविड काल रहा है, तो कोविड काल में मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो सर्जरी थी, जो कि बिल्कुल ही इमरजेंसी वाली सर्जरी थी, कैसे आपने उन सब सर्जरीज को मैनेज किया? क्योंकि उस समय तो डॉक्टर भी जो है वो बाहर नहीं निकल रहे थे, कि बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं उस काल में, तो कैसे आप उन सर्जरी के केसेस को हैंडल? नहीं, उसमें बस इमरजेंसी सर्जरीज पे ही फोकस होता था जी, और जो भी इलेक्टिव ऑपरेशन है उनको तो हम लोग नहीं कर रहे थे, वो तो बंदी हो गई थी इलेक्टिव ऑपरेशंस। तो इमरजेंसी सर्जरी में तो फिर सारे प्रिकॉशंस लेके और पेशेंट का टेस्ट भी करा लिया, और कोविड के लिए भी टेस्ट करा लिया। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि कोविड से लोग ग्रसित हैं, उनकी भी सर्जरी हुई है जी, और कई बार उससे पेशेंट को नुकसान भी हुआ है। जो हमारा पब्लिश डेटा है जर्नल्स में, उसमें ये आया है कि थोड़ा सा आउटकम्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज थे जब कोविड किसी को है और कोविड के दौरान कोई ऑपरेशन करना पड़ा जी, तो लेकिन करना पड़ा, तो करना पड़ा। इम्यून सिस्टम उनका डाउन था और इसीलिए इन्फेक्शन की संभावना है। और इसमें तो देखिए एक समस्या बहुत बड़ी आई जब, आपको याद होगा सेकंड वेव में, जब बहुत ज्यादा लोगों ने स्टेरॉइड का उपयोग किया जी, कुछ लंग जो लोगों के लंग में इन्फेक्शन हो रहा था उसके लिए, और कुछ दवाइयाँ थी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं, उसको करके लोगों को एक फंगल इन्फेक्शन हुआ, ब्लैक फंगस जिसे कहते हैं जी। उससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, और उससे लोगों के समझिए कि फेस के फेस निकल गए। अच्छा। और फिर खैर बाद में रिकंस्ट्रक्शन हुए, बच गए बहुत सारे लोग, लेकिन उसकी मोर्टेलिटी भी ज्यादा थी। तो क्या मतलब जो ब्लैक फंगस है ये मतलब स्पेसिफिकली ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ही क्यों कोविड पेशेंट में देखा गया? इवन सब क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो फंगल इन्फेक्शन तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और वो स्टेरॉइड की वजह से हुआ। उस समय जो रेमडेसिविर मेडिसिन दी गई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? लोगों ने बिल्कुल ब्लाइंडली उस मेडिसिन को यूज किया, तो क्या वो कारामद थी, क्या वो काम की? नहीं, उस समय बिल्कुल एक हाइप हो गई थी उस दवा की,
जी और ऐसा लगता था कि लोगों को कि वो ले लेंगे तो शायद बच जाएंगे, जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी। बल्कि बहुत सारे लोग मेरे ख्याल उस से हमें तो अभी तक ये भ्रांति है कि उस मेडिसिन ने हम लोगों को ठीक किया, बचा के रखा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी वो तो ये है कि जिसे बचना था वो बचा और जिसे नहीं बचना था वो नहीं बचा। जी। रेमडेसिविर के तो ट्रायल आ गए थे और उस समय ही आ गए थे, डब्ल्यूएचओ के ट्रायल आ गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात पब्लिक नहीं हुई और उसमें लोगों ने बहुत नहीं, पैसे हम लोगों कमाए। ने तो बहुत चैनल पे बैठ लेकिन बैठ के ये बात बहुत कहा। पैसे कमाए लोगों ने रेमडेसिविर हाँ के नहीं, ऊपर। और बल्कि कह रहे हैं उस समय नकली रेमडेसिविर भी चल रही थी। जी जी जी। तो नकली से बहुत सारे लोग बच गए। तो आप समझ सकते हैं तो कितना हाइप थी उसकी दवा की, और जबकि उसका कोई लाभ नहीं हुआ, केवल कॉस्ट थी। और एक वो बन जाता है लोगों को, एक ये होता है कि ये लग जाएगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। और जो मलेरिया की मेडिसिन दी जा रही थी उस समय बचने के लिए कोविड से, उसका भी कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस नहीं था जी। जो क्लोरोक्विन का भी जी। कोई साइंटिफिक बेसिस बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन अब यही है कि अब किसी ने कुछ कह दिया, उसके भी ट्रायल हो गए, कुछ उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया, एडवांटेज नहीं उसको मिला, कोई लाभ नहीं था उसको देने से भी। तो बेसिकली इट वाज ए वायरल इलनेस। कोविड वाज ए वायरल इलनेस जो आज भी हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कोविड खत्म हो गया, तो नहीं गया वो। लेकिन कोविड तो आज भी हो रहा है, लेकिन हाँ उस फॉर्म में नहीं हो रहा जैसे डेल्टा वेरिएंट का था। फिर उसमें 2022 में वो जो हुआ वो एक अपने में, उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई, बहुत सारे हम लोगों ने भी अपने निकट जन खोए। तो वो तो एक बड़ा टाइम, बहुत मुश्किल समय था। प्लाज्मा थेरेपी का कैसा सक्सेस रेट रहा था उस समय? प्लाज्मा का भी डाउटफुल ही था सब। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मान लीजिए आप किसी रिकवर्ड पेशेंट से लेते तो उसके अंदर एंटीबॉडीज तो रहेंगी ही कोविड-19 की, और मेरे ख्याल से शायद वो हेल्प कर सकती हैं एक पेशेंट के लिए। यही था कि उस समय एवरीबॉडी वाज ग्रोपिंग इन डार्क कि कुछ नहीं है, किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया जी, तो आपको थोड़ी होप हो गई जी, और आप उसके पीछे भागने लगे। लेकिन प्लाज्मा के भी जो ट्रायल आए, प्लाज्मा भी 5-5 लाख रुपए में बिका है, मतलब उस समय में। लेकिन वही उसके भी जो ट्रायल आए उसमें कोई सिग्निफिकेंट उसमें सर्वाइवल बेनिफिट नहीं था। ओके, तो जो लोग ठीक हुए बस वो अपने आप ही ठीक वो हुए। ठीक हो गए, जिनको ठीक होना था वो ठीक हो गए। जी। तो ऐसे क्या कारण था कि जो हमारी दूसरी लहर आई थी वो इतनी विनाशकारी साबित हुई थी उस समय में? वायरस बहुत एग्रेसिव, स्प्रेड बहुत फास्ट करता था। और उसके अलावा भी कुछ हमारे लेवल पे भी कुछ ऐसी गलतियां हुई थी क्या? जिसकी भी इम्यूनिटी किसी वजह से भी, चाहे एज की वजह से या किसी को कोई कैंसर कीमोथेरेपी लग रही है उसकी वजह से, या कोई डायलिसिस पे है, किडनी फेलियर में है, उसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, तो उनको नुकसान ज़्यादा हुआ। और हालांकि नुकसान तो यंग को भी हुआ, एल्डरली को भी हुआ, बट एक कोहॉर्ट था जो एल्डरली एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ। और जैसे कि उस समय जो हमारे जो कोविड-19 को जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे उनमें भी कई सारे लोगों की डेथ हुई, और उस समय जो अपने लोग थे, लोग उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं जा रहे थे। बिल्कुल। तो क्या मतलब, क्या सच में वो इतना घातक था, इतना खतरा था लोगों को कि वो अपने लोगों के अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे थे? नहीं, लेकिन खतरा तो नहीं था, लेकिन एक डर बैठ गया था सबके मन में। खतरा नहीं था, वही तो कर रहा था ना उनका अंतिम संस्कार जी। काफ़ी ऐसे लोग वॉलंटियर्स निकल के आए, और मैं तो एक हमारा ग्रुप बना था कोविड में, कोविड केयर सेंटर्स उसके स्थापित किए थे। एक आप तो आईआईटी रुड़की से आपने किया है जी। आईआईटी रुड़की के अलमनाई थे जी। और ये लोग, काफ़ी लोग इसमें से दुबई में थे। उन लोगों ने ग्रुप बनाया कॉल इंडिया ड्यूटी ग्रुप, और उन लोगों ने फंड जनरेट किया, और उसमें एक मिस्टर विजेंद्र सिंह थे, वो लीड ले रहे थे इसमें, और वो फंड जनरेट करके उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इंपोर्ट करके और उपलब्ध कराए, और करीब 12-13 कोविड केयर सेंटर भिन्न भिन्न जगहों पे स्थापित किए, जिससे लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी मिली। ऑक्सीजन उस समय जो थी वो एक दवाई की तरह थी जी। और वो एक रामबाण था उस समय जान बचाने के लिए, क्योंकि लंग रिकवरी में टाइम लग रहा था, तो उस समय ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो उसको ब्रिज करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी का महत्व बहुत सामने आया, और इसीलिए ऑक्सीजन की थोड़ी क्राइसिस भी हुई थी। पर ऐसा भी कहते हैं ना कि ऑक्सीजन अगर हाई प्रेशर पे दिए जाए तो कई बार वो भी एल्वेओलाइज को डैमेज कर देती है। हाँ नहीं, लेकिन वो हाई प्रेशर पर नहीं, केवल मास्क से केवल इतनी इनहेल की जा सकती है। 10-12 लीटर पर मिनट जो वो नॉर्मल है, काफी नॉर्मल है, नॉट
जो इन्वेजिव नहीं, वो तो आईसीयू में होता है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया। और मैं तो ये कहूँगा, मैंने तो बहुत सारे लोगों को उस दौरान डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया कि आप मत जाइए आईसीयू में, एडमिट मत होइए जाके। तो और जो लोग नहीं गए वो वाकई में बाद में उन्होंने हमको धन्यवाद किया क्योंकि हॉस्पिटल में भी जो केयर थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं हो रही थी उस समय इन जनरल। कुछ आईसीयूज तो मुझे मालूम है जहाँ जो आईसीयू के स्पेशलिस्ट थे वो अंदर जाके पेशेंट देखने को तैयार नहीं थे। तो हमारे खाली रेजिडेंट्स देख रहे थे, यंग रेजिडेंट्स वो देख रहे थे, नर्सेस देख रही थी, सीनियर डॉक्टर्स जाने को तैयार नहीं थे कुछ। तो ये समस्याएं भी सामने आई। कुछ भ्रांतियां आज की डेट में वैक्सीन, जो कोविड की वैक्सीन है उसके लिए भी हैं कि वैक्सीन जिन्होंने ली है उनको जो है वो हार्ट अटैक आ रहा है या ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो आपको लगता है कि इनमें कुछ कोरिलेशन है वैक्सीन का और इन सब केसेस का? कुछ केसेस में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का इंसिडेंस बताया जाता है एल्डरली एज ग्रुप। लेकिन उस केस में अगर वो एल्डरली को कोविड भी हुआ होगा तो उसका भी तो इफेक्ट उसके ऊपर पड़ा होगा ना? पड़ा होगा। तो आप खाली वैक्सीन को दोष नहीं दे सकते। इसीलिए वैक्सीन से नुकसान हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है, और वैक्सीन तो बहुत लगी, करोड़ों की संख्या में लगी है, भारत में भी लगी है, दुनिया भर में लगी है और आज भी लग रही है। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें कोई भी थेरेपी, कोई भी इंटरवेंशन 100% सेफ नहीं होती है जी। और उसका उदाहरण मैं यही देता हूँ। देखो हम लोग अभी, आप आए हैं नोएडा से जी, गाड़ी में आए हैं जी। हम सब गाड़ी रोज चलाते हैं, घर से भी यहाँ भी आते हैं जाते हैं और हम ठीक ठाक पहुँच जाते हैं जी। लेकिन कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं जी, एक्सीडेंट होते हैं, मृत्यु होती है उसमें। तो इसको उस तरह से लेना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है उस साइड इफेक्ट की जो, और क्या उसका लाभ ज्यादा है और उसकी जो नुकसान है वो कम है जी। ये वे करना होता है जी। तो अगर वैक्सीन्स का ओवरवेलमिंगली अधिक से अधिक लाभ है तो उसको देखा जाता है फिर, और जो थोड़ा सा नुकसान है उसको फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो ब्रेनी डॉक्टर्स होते हैं ज़्यादातर एम्स प्रेफर करते हैं, ज्वाइन करते हैं, वहाँ से अपना डॉक्टरी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं। और देखा गया कि काफ़ी हद तक लोग जो है वो विदेश चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेन ड्रेन की समस्या है इंडिया में, भारत में, ये कैसे इसको हम जो है वो रोका जा सकता है, कैसे इसको हम सुधार ला सकते हैं? नहीं रचना जी, मैं इसमें मेरा मत थोड़ा भिन्न है। अच्छा। पहले होता था ये, अगर आप 50s में, 60s में, 70s में देखें, 80s में भी देख लीजिए, आज भी जाते हैं लोग, और लेकिन अब जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है अच्छा बाहर। दूसरी बात ये है कि आप अगर उनसे ये कह रहे हैं कि आप मत जाइए, आप क्या दे रहे हैं उनको जी, ये डिस्कस होना चाहिए। और ये अब तो मतलब मैं समझता हूँ ये कोई समस्या है नहीं इतनी। आज आप देखिए एमबीबीएस करके पीजी में लोगों के एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, तो आपने भी सुना होगा जी। तो अब वो बच्चा क्या करे? अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ नंबर्स हैं, इतना ज़्यादा संख्या है एमबीबीएस करने वालों की, पीजी सीट्स आपकी उतनी है नहीं, तो कुछ लोगों को तो पीजी नहीं मिल रही है। एक अटेम्प्ट लिया, 2 अटेम्प्ट लिए, 3 अटेम्प्ट लिए, पीजी नहीं मिल रही है। तो अगर अब उसको बाहर जाने की सुविधा उसने अपनी कर ली है पढ़ाई करके, वहाँ के एग्जाम पास करके, तो उसको मैं ब्रेन ड्रेन नहीं मानता। लेकिन सर सबसे ज्यादा तो हमने ये दिया उनको, क्योंकि अगर वो एम्स इस संस्था से पढ़ा है तो उसकी फीस ही बहुत कम रही होगी। एम्स की बात है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, तो आप कह सकते हैं ये आर्गुमेंट जी कि भाई टैक्स पेयर के पैसा उन पे लगा है, लेकिन अगर उनको भी पीजी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या करें वो? लेकिन क्या ऐसा कुछ बॉन्ड भरवाया जा सकता है? तो है, बहुत सारी स्टेट्स ने बॉन्ड शुरू कर दिए, महाराष्ट्र ने शुरू किया हुआ है बॉन्ड, और भी जगहों पे बॉन्ड है, मेरे ख्याल से यूपी में भी है। करके आइए, बस थोड़े दिन आपको सेवा तो करनी पड़ेगी। नहीं, वो इसलिए भी है कि आप स्टेट में सर्विस करिए और वहाँ पे 2 साल की है जो भी उनकी मैंडेटरी सर्विस है, नहीं तो इतने आप पैसे दीजिए और फिर आपको फ्री कर देंगे। तो वो ठीक है, जो दे सकता है वो दे देता है, नहीं करता है तो वो अपना उनके पास 2 साल लगा देता है जी। तो बॉन्ड से वैसे कुछ हल होता नहीं समस्या का। मैं समझता हूँ बंधन तो कभी किसी समस्या का समाधान हो नहीं सकता जी। इसमें तो आप सुविधाएं क्रिएट करिए,
आप लोगों को सुविधा दीजिए तो लोग रहेंगे, रुकेंगे। जो अंगदान की जो समस्या है वो धार्मिक लेवल पे, या जहाँ भी आप कहें कि मतलब लोग अंगदान नहीं करते हैं, तो इसको कैसे हम डील कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है, और ये वाकई में बहुत चिंताजनक है कि हमारा जो समाज है वो अभी भी बहुत सारे रूढ़ियों में अटका हुआ है जब अंगदान की बात आती है। जबकि हम लोग तो अपने उसमें कहते हैं कि भाई दधीची का हम एग्जाम्पल देते हैं अंगदान के लिए, अंगदान इज महादान, ये भी है। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो ऑर्गन डोनेशन है उसका जो अनुपात है बहुत कम है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग दूसरों की मदद के लिए नहीं आते हैं। जबकि इतने लोग, अब मैं उदाहरण के लिए, मैं ट्रॉमा सेंटर में जब मैं था वहाँ पे चीफ, तो एवरी मॉर्निंग मैं कहता था मेरे को कितने ब्रेन डेथ पिछले 24 आवर्स में, 24 घंटे में डिक्लेयर हुए हैं, मेरे को उसकी लिस्ट भेज दिया करो। और फिर ये बताओ कि कितने परिवारों से बात हुई जी। तो उसमें आप देखिए 100 ब्रेन डेथ हमारे साल के होते थे, और उसमें से मुश्किल से 10 परिवार अपना कंसेंट, तब भी 10% लोग थे 10 केवल जी। अब यही अनुपात आप देखिए स्पेन में जी, ये बढ़ के कहाँ चला जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पॉइंट कुछ % डोनेशन है, वहाँ पे 35% है। जून के महीने में जनरली बहुत सारे बुखार, फीवर, वायरल फीवर, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं फॉलो करते हैं जब बरसात शुरू होती है। तो ऐसी कौन कौन सी संभावनाएं हम देख रहे हैं अभी जून में, और कैसे उनसे डील किया जाए? बेसिकली जो गर्मियों में जो समस्या, एक तो अभी जैसे लू चल रही थी जी, तो हीट स्ट्रोक की समस्या बहुत आ रही थी जी, जिसमें आपको हाई फीवर तो आपके पास केसेस आ रहे थे हीट स्ट्रोक के? मैं तो नहीं देखे, बट इमरजेंसी में आ रहे थे केसेस। और अब जो आएगा, जब बरसात शुरू हो जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो मच्छर पनपना शुरू हो जाएंगे। तो मच्छरों से जो समस्याएं आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, जैसे डेंगू शुरू हो जाएगा, चिकनगुनिया शुरू हो जाएगा, बाकी दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी इसमें होते हैं, और उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी इस दौरान ज़्यादा होते हैं, डायरिया, डिसेंट्री, इस टाइप से कंटेमिनेशन, जो पानी अगर ठीक नहीं है, और या खाना किसी ने रखा हुआ खा लिया जिसमें स्टेल हो गया खाना, तो ये समस्याएं भी आती हैं। तो मलेरिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है इस बरसात के मौसम में, क्योंकि मच्छर बढ़ जाते हैं, तो मच्छर से डेंगू भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है। तो जितनी भी ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज हैं ये बढ़ जाती हैं इसमें। और ये देखिएगा जून से लेके अक्टूबर तक ये रहेंगे। जब ठंड शुरू हो जाएगी, मच्छर कम हो जाएंगे, तो फिर ये खत्म हो जाता है। इसमें आप ये 3S थेरेपी का एक आपका फॉर्मूला है कि कैसे डील किया जाए वायरल फीवर से, वो 3S थेरेपी बताइए। देखिए, होम केयर जी, हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रेशन, ये 3H हैं, जिसमें होम केयर, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन आपको होम केयर में ठीक हो जाएगा जी। उसमें क्या करना है, आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। बुखार अधिक हो रहा है तो पैरासीटामोल देके बुखार को नीचे लाना है। बहुत ज़्यादा बुखार है तो हाइड्रोथेरेपी, मतलब कोल्ड स्पंजिंग जिसे हम कहते हैं, कि गीली चादर, गीले कपड़े से हाथ पैरों में लगाया, माथे पे पट्टी रखी, बगल में पट्टी रखी, यहाँ पे रखी। जल्दी से जल्दी शरीर का तापमान कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रहेगा बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, तो वो ब्रेन को डैमेज करता है और अंगों को भी प्रभावित करता है, किडनी को प्रभावित करता है। अगर बॉडी का, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो तो गुर्दे भी खराब होने की संभावना रहती है, ब्रेन को उसका असर बहुत पड़ता है। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में एक कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर फिर उतरता ही नहीं है, तो उसमें कई बार फर्टिलिटी भी हो जाती है, खासतौर से हीट स्ट्रोक के मामलों में। मैं समझता हूँ जो रोज़मर्रा का आपका जीवन, खान पान है, आपकी लाइफ स्टाइल है, उससे जो इम्यूनिटी आपकी इनहेरेंट रहती है वो काम आती है। एकदम से इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी जी। तो इसलिए आपको अपना जीवन की लाइफ स्टाइल को ही ठीक रखना है, और डाइट उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम किस तरह के खान पान कर रहे हैं। फल, एक संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें थोड़े से कार्बोहाइड्रेट भी हो, थोड़ा सा
फैट भी हो, क्योंकि सभी की आवश्यकता है, शरीर को फैट की भी आवश्यकता है, जी प्रोटीन की भी है, कार्बोहाइड्रेट की भी। एनर्जी उससे मिलती है, जी प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए और इम्यूनिटी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फैट, हमारे जितने हॉर्मोन्स हैं शरीर के वो फैट से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सारे, तो फैट की भी उतनी आवश्यकता है। तो इसलिए संतुलित, और संतुलन में कुछ भी करेंगे। देखिए कबीर का एक दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ओके ये हमें समझना है कि बहुतायत किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो हमको जो भी करना है संतुलन में करना है, खाना भी संतुलन में ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना, नहीं अनकंफर्टेबल हो जाएगा जी। तो ये, और अपना वेट को कंट्रोल करें, रोज देखें, बहुत ज़्यादा बाहर पार्टियां ना करें, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं। जो घर, एक किचन जो है वो आपका एक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा केंद्र है जी। जो घर में शुद्ध खाना बन सकता है वो कहीं पे भी नहीं बन सकता। कैसे बन रहा है आपको नहीं पता, वो तो आप तो बस आ गया, खा लिया आपने। नहीं, आप आश्चर्य करेंगे, मैं भी एक जगह से फल खरीद रही थी तो मुझसे बोला कि नहीं मैडम आज मत खरीजिए, ये वाला फल आज अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या करोगे उसका? तो बोला कि मैडम आप जूस की दुकान पे जाएंगे ना, अभी बड़े वाली दुकान पे, वहाँ पे आपको मैं सभी बेचने वाला हूँ उसको 20 रुपए किलो में। तो आई वाज सो शॉक्ड कि मतलब वो मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। तो जैसा आपने बताया कि हमको घर का बना हुआ खाना, जूस जो भी आपको लेना है घर का बना, अपने आंखों के सामने शुद्ध खाना जो है वो खाया जाए तो वो बेटर है हमारे लिए, बजाय कि हम बाहर दूसरों पर भरोसा करें। नहीं, वो उतना शुद्ध हो ही नहीं सकता वो। जी जी जी। तो सर अब मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कोई टिप्स दें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम की समाप्ति वक्त की तरफ हैं अब, और आपसे हम जरूर कुछ बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लेके जाएंगे। देखिए मैं तो रचना जी यही कहूँगा कि हमको बहुत अपनी यंग एज से ही अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान देना चाहिए जी। उसमें हमारा व्यायाम भी आता है। जैसे हम लोग बचपन में पीटी होती थी हमारे यहाँ, फिजिकल ट्रेनिंग, जी है ना। कोई भी स्पोर्ट आपकी हॉबी होनी चाहिए, प्रोफेशनल नहीं भी होता, आप हॉबी में हो, कुछ ना कुछ खेलें, पढ़ें, किताब पढ़ें। उसके अलावा आप ये देखें कि खाने पे अपना पूरा ध्यान रखें, सब कुछ एंजॉय करें लेकिन संतुलन में करें। जी। आज जब हम ऐसी अवस्था में हैं, जब हम घर से निकले, कार में बैठ गए, कार से उतरे, यहाँ आ गए, अस्पताल आ गए, तो व्यायाम का कहाँ समय है? तो वो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। फिर जो और आप कर सकते हैं, जो मैंने किया है, मैं तो वो बता सकता हूँ कि एम्स में 37 वर्ष रहा मैं जी। मैंने लिफ्ट नहीं उपयोग में लाई ऊपर चढ़ने के लिए। बिल्कुल। मॉर्निंग में मेरा ऑपरेशन थिएटर 8th फ्लोर पे होता था। अच्छा। मैं 8 मंजिल चढ़ के जाता था सुबह एक बार। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोग कर सकते हैं। 8 नहीं भी चढ़े, आप 2 चढ़ लें। जी। आज मैं देखता हूँ यंग लोग, युवा लोग, कम उम्र के लोग एक एक मंजिल के लिए लिफ्ट चढ़ने में भी ले रहे हैं, उतरने में भी ले रहे हैं। मुझे उस समय इतना गुस्सा आता है, बट मैं कह तो सकता नहीं कुछ। क्या कहूँ, किसी लड़ाई कर लेंगे लोग जी। तो इसलिए, लेकिन जितने भी लोग हैं हर उम्र के, अगर आपको अपने हाथ पैर ठीक चलते हुए देखना है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल, जिसको आजकल हम कहते हैं, और ये सारी, चाहे डायबिटीज हो, चाहे आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे दिल की बीमारी हो, मानसिक आपका स्वास्थ्य हो, ये सब आपका उस पर निर्भर करता है जी। तो अगर आप अपनी रोज में रूटीन में बना लेंगे, और आप जैसे वॉक करना है, आधे घंटे वॉक करना है आपको रोज, जिस दिन आप ना करें वो आपको अड़चन होनी चाहिए उसमें कि आज मेरा हुआ नहीं जी जी। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कुछ मिस हो रहा है आज, और उसको किसी न किसी तरह से कॉम्पेंसेट करें। और आज तो इतने आपके हर एक पास घड़ी, स्मार्ट घड़ी है, स्मार्टफोन है, सब कुछ तो है, तो उसमें आपके आ भी जाता है भाई कितने स्टेप्स हो गए, कितने घंटे हो गए, आपकी मोबिलिटी कितनी हो गई, एक्सरसाइज कितनी हो गई, सब कुछ आ जाता है। तो ये मैं समझता हूँ अगर करें लोग तो अच्छा। फिर अननेसेसरी स्ट्रेस मत करिए, जो भी कुछ करें जीवन में उसको एंजॉय करिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारी चर्चा आज कितनी रोचक रही। हमने बहुत सारी जानकारी सर से इकट्ठी करी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप 30%, 10% भी अगर हमारे यहाँ से कुछ जानकारी लेकर जाएंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप काफ़ी हद तक आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और खुशहाल रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम की समाप्ति करती हूँ, और आपसे मैं मिलूंगी अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।